बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। दोस्तों, आज हम प्रेमचंद जी द्वारा लिखित आत्मकथांश मेरा जीवन का परिचय प्राप्त करेंगे। तृतीय वर्ष कला, हिंदी सामान्य 3 इस विषय के अंतर्गत प्रेमचंद द्वारा लिखित मेरा जीवन इस आत्मकथा का अंश दिया गया है। इस अंश में 3 भाग हैं। पहला भाग प्रेमचंद जी का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा में आई मुसीबतें। दूसरा भाग सूरजे वतन, इस कहानी संग्रह के लेखन के कारण प्रेमचंद जी पर लगाया गया आरोप। और तीसरा भाग प्रेमचंद जी की पेचिश की बीमारी। जैसे कि हम जानते हैं, प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट के नाम से सुप्रसिद्ध है। प्रेमचंद जी को अपने जीवन में अनेक संकटों का, अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उनके जीवन परिचय में हमने देखा है कि बचपन में ही उनकी माता का देहांत हुआ था। पिताजी ने दूसरी शादी की थी, जिसके कारण अनेक समस्याओं का सामना उन्हें अपने जीवन काल में करना पड़ा था। बाद में पिताजी का भी देहांत हुआ था। पिताजी के देहांत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। इन सबके कारण प्रेमचंद जी को अपने जीवन में अनेक संकट, अनेक मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं। इन सबके बावजूद प्रेमचंद जी प्रारंभ में अपने जीवन को सपाट, समतल बताते हैं। उनका कहना है कि जिन्हें पर्वत, पहाड़, नदियां, खाइयां, इनका सफर करने की रुचि है, वे शायद मेरे जीवन में रस नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा जीवन अत्यंत सपाट, समतल है। लेकिन दोस्तों, ये प्रेमचंद जी का बड़प्पन है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद वे अपने जीवन को सपाट, समतल बताते हैं। प्रेमचंद जी के पिताजी डाकखाने में क्लर्क थे। प्रारंभ में 20 रुपए तनख्वाह थी। 40 तक आते आते उनका देहांत हो गया था। प्रेमचंद जी की माता का बचपन में ही निधन हो गया था, जिसके बाद उनके पिताजी ने दूसरी शादी की थी। मरने से पहले उनके पिताजी ने प्रेमचंद जी की भी शादी करवा दी। मृत्यु से पहले उनके पिताजी लगभग 6 महीने तक बीमार थे। पिताजी की यह 6 महीने की लंबी बीमारी और बाद में क्रियाकर्म, इन सब में जो कुछ घर में जमा पूंजी थी वो सब कुछ खर्च हो गई। आमदनी का दूसरा कोई साधन उनके पास नहीं था। कोई भी स्थावर संपत्ति या आमदनी का दूसरा कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं था। दूसरी ओर जो कुछ जमा पूंजी थी वह भी पिताजी के बीमारी की दवा दारू और बाद में क्रियाकर्म में चले गए। ऐसे अत्यंत विपन्न परिस्थिति में परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रेमचंद जी पर आ पड़ी थी। एक और महंगाई, दूसरी ओर आर्थिक विपन्नता, तीसरी ओर जीवन में आए विभिन्न संकट। इन सभी परिस्थितियों में प्रेमचंद जी पर अपने पूरे परिवार का भार आ पड़ा था। अपनी विमाता, बड़ी बहन, 2 सौतेले भाई, पत्नी, इन सबकी जिम्मेदारी निभाना ये प्रेमचंद जी का प्रथम कर्तव्य बन गया था। इसी कारण वे अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे पाए। यही कारण है कि बचपन में ही प्रेमचंद जी ने वकील बनने और एमए करने का एक सपना देखा था,
लेकिन इन सभी परिस्थितियों के कारण वे अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाए थे। उनका गांव लमही एक अत्यंत दुर्गम गांव था, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। काशी से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर यह गांव है, जो अत्यंत पिछड़ा है, जहां पर शिक्षा या अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि आने जाने के लिए कोई यातायात के साधन भी उस समय उपलब्ध नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में प्रेमचंद जी को काशी में क्वींस कॉलेज में अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा करना पड़ा था। दूसरी ओर शहर के लड़के जो अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे जूते पहनकर आते थे, लेकिन प्रेमचंद जी के पास ठीक से जूते भी नहीं थे, अच्छे कपड़े भी नहीं थे। पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। लगभग 10 बजे से 3:30 बजे तक स्कूल होता था, इसलिए सुबह 8 बजे वे घर से निकलते थे। अनेक बार पैदल चलकर जाने में विलंब हो जाता था। 10 से 3:30 बजे तक स्कूल करने के बाद वे 4 से 6 बजे तक ट्यूशन का काम करते थे, क्योंकि अपने परिवार की जिम्मेदारी भी उन पर थी, अपनी पढ़ाई का खर्चा भी चलाना था। फिर 5 मिनट पैदल चलकर वापस अपने घर 8 बजे के आसपास पहुंच जाते थे। इसका मतलब है सुबह 8 बजे जो घर निकलते तो जो शाम के या रात के 8 बजे वे अपने घर पहुंच जाते थे। इस दौरान स्कूल, ट्यूशन, साथ ही लगभग 5 मील पैदल चलकर जाना, 5 मील पैदल चलकर आना, इन सब में काफी थक जाते थे। इसलिए आने के बाद भोजन करके कुप्पी के सामने जब कुछ पढ़ने बैठते तो नींद कब आ जाती उन्हें पता ही नहीं चल पाता। इसी परिस्थिति में मैट्रिक के इम्तिहान सिर पर थे। इन सभी मुश्किलों के कारण प्रेमचंद जी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए। यही कारण है कि वे मैट्रिक में 2nd डिवीजन में पास हुए। मैट्रिक के बाद इंटर में उन्हें क्वींस कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करना था, लेकिन क्वींस कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने की आशा लगभग समाप्त होने लगी थी। इसका कारण यह था कि क्वींस कॉलेज में केवल अव्वल दर्जे वाले छात्रों की ही फीस माफ की जाती थी। 2nd डिवीजन के छात्रों को यदि प्रवेश लेना है तो उन्हें पूरी फीस भरनी पड़ती थी, लेकिन प्रेमचंद जी की स्थिति ऐसी थी कि वे फीस नहीं भर सकते थे। अगर फीस माफ होगी तो ही वे प्रवेश ले सकते थे। एक नया कॉलेज था, उसके प्रिंसिपल थे रिचर्डसन साहब। प्रेमचंद जी ने सोचा कि इस कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करते हैं, किंतु जब वे कॉलेज गए तब काफी विलंब हो चुका था, इसलिए प्रिंसिपल साहब वहां पर मिल नहीं पाए। प्रिंसिपल साहब से मिलने उनके घर पर भी गए, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने मिलने से साफ मना कर दिया। अगले दिन कॉलेज जाकर प्रिंसिपल साहब से मिले, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने उनकी फीस माफ करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कॉलेज का नियम था अव्वल दर्जे वाले छात्रों की फीस माफ होती थी। प्रिंसिपल साहब ने एक मार्ग अवश्य बताया, अगर वे किसी बड़े व्यक्ति की सिफारिश लाने में सफल होते हैं तो उन्हें कॉलेज में प्रवेश मिल सकता है। प्रेमचंद जी एक अत्यंत दुर्गम गांव के एक सामान्य छात्र थे। काशी में उनकी कोई पहचान नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में किसी से सिफारिश मिलना उनके लिए संभव नहीं था, किंतु भाग्य ने उनका साथ दिया। किसी ने उन्हें ठाकुर इंद्रनारायण सिंह के बारे में बताया। ठाकुर इंद्रनारायण सिंह क्वींस कॉलेज के प्रबंधन समिति के सदस्य थे और एक दयादिल व्यक्ति थे। प्रेमचंद जी उनसे मिलने उनके घर गए, उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताया। वे अच्छे व्यक्ति होने के कारण उन्होंने प्रेमचंद जी को एक सिफारिश का पत्र दे दिया। प्रेमचंद जी उस पत्र को लेकर कॉलेज पहुंचे, लेकिन तब तक 3 बज चुके थे, जिसके कारण कॉलेज बंद हो चुका था। सोचा कि अगले दिन कॉलेज में जाकर
वह पत्र दिखाकर अपना प्रवेश ले लेंगे। किंतु यहाँ दुर्भाग्य ने प्रेमचंद जी का साथ नहीं छोड़ा। प्रेमचंद जी घर आए, लेकिन घर आने पर उन्हें बहुत तेज बुखार हुआ और यह बीमारी आगे लगभग 1 महीने तक चलती रही। इस दौरान प्रेमचंद जी की हालत दिन ब दिन इतनी बिगड़ती गई कि आसपास वाले लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि शायद वे अब बचेंगे नहीं। लेकिन यहाँ भाग्य ने उनका थोड़ा सा साथ दिया। प्रेमचंद जी अपनी बीमारी का इलाज शहर जाकर नहीं कर सकते थे, क्योंकि घर में कोई पैसा नहीं था। दूसरा, शहर में ले जाने के लिए कोई साधन भी उनके पास उपलब्ध नहीं था। ऐसी परिस्थिति में घर में जो घरेलू इलाज हो सकते हैं उन्हीं से उन्हें ठीक करवाने के प्रयत्न होते रहे। लेकिन दुर्भाग्य से बीमारी बढ़ती गई और प्रेमचंद जी की हालत अत्यंत दुर्बल हो गई। इसी में गांव के एक पुरोहित ने जब उनकी यह हालत देखी तो उसे उन पर दया आई और उसने प्रेमचंद जी को कुछ जड़ी बूटी की दवा दे दी। इस दवा का असर काफी अच्छा हुआ और कुछ दिनों बाद प्रेमचंद जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। लेकिन उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ होने में या चलने फिरने लायक होने में लगभग 1 महीना लग गया। 1 महीने बाद वे उस सिफारिश पत्र को लेकर कॉलेज में प्रिंसिपल से मिलने गए। प्रिंसिपल ने विलंब का कारण पूछा। तब प्रेमचंद जी को लगा कि शायद बुखार की बीमारी के बारे में बताएंगे तो प्रिंसिपल जी विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने पल्पिटेशन ऑफ हार्ट नाम की बीमारी का कारण बताया। इस बात से प्रिंसिपल आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने प्रेमचंद जी को काफी गहरी नजर से देखा, किंतु बाद में उन्होंने प्रेमचंद जी को प्रवेश पत्र भरने के लिए कहा। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी कि प्रेमचंद जी को अपनी योग्यता की जांच करनी है। उन्हें प्रत्येक तासिका में जाना है। अध्यापक उनसे जो प्रश्न पूछेंगे उनके जवाब देने हैं। अगर सभी अध्यापकों के अभिप्राय संतोषजनक आते हैं तो ही प्रेमचंद जी को कॉलेज में प्रवेश मिलना है। यह शर्त प्रिंसिपल साहब ने रखी। प्रेमचंद जी प्रवेश पत्र लेकर कक्षा में गए। पहली तासिका अंग्रेजी की थी। बंगाली प्रोफेसर थे जिन्होंने अंग्रेजी की कविता पढ़ाई। बाद में प्रेमचंद जी से प्रश्न पूछे। प्रेमचंद जी की अंग्रेजी अच्छी थी, जिसके कारण उन्होंने संतोषजनक जवाब दे दिए। अतः अंग्रेजी के खाने में प्राध्यापक महोदय ने संतोषजनक अभिप्राय लिख दिया। लेकिन दूसरी तासिका बीजगणित की थी। इसके अध्यापक भी एक बंगाली अध्यापक थे। प्रेमचंद जी गणित में हमेशा फेल रहे हैं। गणित उनके लिए हमेशा गौरी शंकर की चोटी रहा है। प्रोफेसर महोदय ने गणित पढ़ाया। इसके बाद प्रेमचंद जी से कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन प्रेमचंद जी उनके सही जवाब नहीं दे पाए। परिणामतः अध्यापक महोदय ने असंतोषजनक अभिप्राय दे दिया। कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने का एक मौका मिला था, वह भी चला गया। इसलिए अत्यंत हताश होकर प्रेमचंद जी वापस घर लौट गए। घर लौटने के बाद उन्होंने काफी सोचा। तब उन्होंने काशी में रहने का निर्णय कर दिया, क्योंकि जैसे कि हमने देखा उनका गांव अत्यंत दुर्गम था। वहां किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, कोई काम भी नहीं था। अगर वहां रहते तो एक तो अपना परिवार चलाना भी मुश्किल था, दूसरी ओर शिक्षा से वे शायद पूरी तरह से अलग हो सकते थे। यही सोचकर उन्होंने काशी में रहने का निर्णय कर दिया। अब पहला प्रश्न उनके सामने यह था कि रहने के लिए कोई मकान चाहिए।
अनेक मकान अवश्य थे, लेकिन उनका किराया देने के लिए प्रेमचंद जी के पास इतने पैसे नहीं थे। अपने एक मित्र की पहचान से उन्हें एक वकील साहब के बारे में पता चल गया। वकील साहब का एक घोड़े का अस्तबल था, उसके ऊपर एक कच्ची कोठरी थी जो काफी बदबूदार थी, किंतु प्रेमचंद जी को इसकी सख्त जरूरत थी, इसलिए उन्होंने उस कोठरी में रहने का निर्णय ले लिया। साथ ही वकील साहब के बच्चों को पढ़ाने का काम भी उन्हें मिल गया। इसका वेतन 5 रुपए प्रति महीना था। प्रेमचंद जी ने 2 रुपए में अपना गुजारा करना और 3 रुपए अपने वापस घर भेजने का निर्णय कर लिया, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी थी उन पर ही थी। बाहर से खाना संभव नहीं था, क्योंकि इसके लिए भी काफी पैसे लगते थे। इसलिए प्रेमचंद जी ने घर से कुछ बर्तन लाए। उसी कोठरी में एक वक्त खिचड़ी पकाकर अपना गुजारा करने लगे। ट्यूशन लेते थे और खाली समय में गणित की पढ़ाई करते थे। गणित की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने काशी की सेंट्रल लाइब्रेरी में जाना भी शुरू कर दिया, जहां पर वे विभिन्न प्रकार के उपन्यास आदि पढ़ते थे। इसी दौरान उन्होंने देवकीनंदन खत्री के अनेक उपन्यास पढ़ डाले। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर जी की साहित्य का भी काफी अध्ययन किया, लेकिन इस दौरान उन्हें अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। केवल 5 रुपए में अपना गुजारा कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि उसमें से 3 रुपए तो घर बेचते थे, बचे 2 रुपए में गुजारा संभव नहीं था। इसी कारण उन्हें अनेक लोगों से उधार लेना पड़ा। एक बाजार से उन्होंने उधार कपड़े लिए। एक बेलदार जो उनके पास हिंदी सीखने आते थे, उनसे भी 8 आने उधार लिए, जिन्होंने बाद में घर आकर उनसे वसूल करवाए थे। उधार लेने के कारण अनेक लोगों से बचकर उन्हें जाना पड़ता था। नौकरी करने की इच्छा थी, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी परिस्थिति में जब पैसे खत्म हो जाते, अनेक बार उन्हें निराहार रहना पड़ता था। इसी संबंध में एक प्रसंग यहाँ पर दिया गया है। जाड़े के दिन थे, उनके पास जो पैसे थे वह सब कुछ खत्म हो चुके थे। पिछले 2 दिनों से उन्होंने चबेना खाकर किसी तरह अपने दिन काटे थे। रोटी कौड़ी न होने के कारण कुछ सामान भी नहीं ला सकते थे। इस विपन्न परिस्थिति में कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। तब प्रेमचंद जी ने अपनी किताब बेचने का निर्णय कर दिया। गणित उनके लिए एक मुश्किल विषय हमेशा से रहा है। इसी गणित का अध्ययन करने के लिए उन्होंने चक्रवर्ती गणित की कुंजी नाम की किताब 2 रुपए में खरीदी थी। इसी किताब को बेचने का निर्णय उन्होंने लिया था। गणित के कारण ही प्रेमचंद जी आगे जाकर 2 बार इंटरमीडिएट में भी फेल हुए थे। 10 साल बाद उन्होंने दूसरा विषय लेकर बीए पास किया था। उन्होंने इस चक्रवर्ती गणित की कुंजी, इस किताब को बेचने का निर्णय कर दिया। दुकानदार ने 2 रुपए में जो बेची किताब थी, उसे 1 रुपए में वापस खरीदने की बात कह दी। अब प्रेमचंद जी को इतनी आवश्यकता होने के कारण उनके सामने कोई दूसरा मार्ग भी नहीं था। इसी कारण उन्होंने वह किताब बेचने का निर्णय ले लिया और 2 रुपए की किताब 1 रुपए में बेच दी। उनका मन किताब देने का नहीं था, लेकिन केवल परिस्थिति के कारण, हालात के कारण उन्हें ये समझौता करना पड़ रहा था। उनकी यह द्विधा मनस्थिति दुकान में एक बड़ी मूछे वाला व्यक्ति था, उसने देखी। उसने प्रेमचंद जी से पूछताछ की और अपना पता देकर मिलने के लिए कहा। प्रेमचंद जी जब उनसे मिलने गए तो वे एक स्कूल के मुख्याध्यापक थे। उन्हें एक सहयोगी अध्यापक की जरूरत थी। उन्होंने प्रेमचंद जी को अपने स्कूल में अध्यापक की नौकरी दे दी।
उनकी तनख्वाह 18 रुपए प्रति महीना थी। यह प्रसंग 1899 का है। इस प्रकार इस आत्मकथांश के पहले भाग में प्रेमचंद जी ने अपने प्रारंभिक जीवन और अपनी शिक्षा में जो मुश्किलें आई है उनका अत्यंत ईमानदारी से और मार्मिक वर्णन किया है। अब दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग है सोजे वतन का प्रसंग। प्रेमचंद जी ने 1907 ईस्वी से गल्पे अर्थात कहानियां लेखन प्रारंभ किया था। शुरुआत में उन्होंने रविंद्रनाथ जी की कहानियों के उर्दू में अनुवाद किए थे और यह अनुवाद अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुए थे। वैसे प्रेमचंद जी ने अपने लेखन की शुरुआत 1901 ईस्वी से ही की थी। शुरुआत में वे उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी में लिखने लगे। उर्दू में नवाब राय नाम से उन्होंने 2 उपन्यास लिखे जो 1902 और 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। उर्दू में अनेक कहानियां भी लिखी, किंतु बाद में उन्हें ऐसा लगा कि अधिक लोगों तक पहुंचना है तो हिंदी में लिखना आवश्यक है। इसी कारण उन्होंने 1907 ईस्वी में हिंदी में कहानियां लिखना शुरू किया। उनकी पहली हिंदी कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न यह 1907 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद प्रेमचंद जी ने 5 कहानियां लिखी। इन 5 कहानियों का एक संग्रह 1909 ईस्वी में उन्होंने प्रकाशित किया। अर्थात इस समय भी वे नवाब राय नाम से ही लिखते थे। इस समय प्रेमचंद जी शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर थे। अध्यापक की नौकरी छोड़कर उन्होंने शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर की नौकरी करना शुरू कर दिया था। उनका तबादला या नियुक्ति हमीरपुर जिले में थी। उसी समय एक दिन रात को उन्हें अपने जिलाधीश साहब का एक आदेश आया, जिस आदेश में उन्हें तुरंत मिलने का आदेश दिया गया था। जिलाधीश साहब का आदेश है तो तुरंत मिलने जाना आवश्यक था। यातायात के कोई साधन उपलब्ध नहीं थे। इस कारण प्रेमचंद जी ने बैलगाड़ी जोतकर रातों रात 30-40 मील की दूरी तय करते हुए सुबह जिलाधीश साहब से मिलने गए। जब वे जिलाधीश साहब के ऑफिस में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि जिलाधीश साहब के सामने टेबल पर सोजे वतन की प्रति रखी गई है। तब प्रेमचंद जी का माथा ठनका कि शायद इसी के कारण उन्हें जांच पड़ताल करने के लिए बुलाया गया है, और असल में कारण भी वही था। जिलाधीश साहब ने उस किताब को लेकर प्रेमचंद जी से पूछताछ की और उन पर सिडिशन का अर्थात राजद्रोह का आरोप लगाया गया। प्रेमचंद जी ने किसी तरह अपने आप को बचाने का निर्णय कर लिया, क्योंकि यही बच जाते तो शायद आगे कुछ लिखते, जैसे सिर सलामत तो पगड़ी 50। यही सोचकर किसी भी हालत में अपने आप को बचाना उनका प्रथम काम था। उन्होंने जिलाधीश साहब से माफी मांगकर माफ करने के लिए कहा। जिलाधीश साहब अच्छे व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने प्रेमचंद जी की बात मानी और उनकी सोजे वतन इस कहानी संग्रह की सभी प्रतियां जब्त करवाने का आदेश दिया। लगभग 1000 प्रतियां छापी गई थी, जिसमें से 300 प्रतियां बिक चुकी थी। 700 प्रतियां जमाना के कार्यालय में रखी थी, वहां से लाकर उन्हें जब्त करवा दिया। प्रेमचंद जी को लगा कि शायद बच गए, लेकिन यहीं पर वे बच नहीं पाए। जिलाधीश साहब ने अपने जिले के अन्य अधिकारियों से, कर्मचारियों से इस बारे में परामर्श किया। तब कुछ अधिकारियों ने जिलाधीश साहब को यह सलाह दी कि आप इतनी आसानी से
प्रेमचंद जी को माफ मत कीजिए। अगर यह बात अंग्रेज सरकार को पता चल गई तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसी कारण जिलाधीश साहब ने प्रेमचंद जी की जांच पड़ताल करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय ले लिया। एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, 2 डिप्टी कलेक्टर, 1 डिप्टी इंस्पेक्टर, ऐसे 4 लोगों की एक समिति गठित की गई जो प्रेमचंद जी के भाग्य का निर्णय करने वाली थी। इस कमिटी में से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रेमचंद जी को सबसे सख्त सजा दिलवाना चाहता था। उसने प्रेमचंद जी के दोस्त डिप्टी इंस्पेक्टर जो इस कमेटी में थे उनसे प्रेमचंद जी की मुखबिरी करने के लिए कहा। प्रेमचंद जी के आंतरिक भेद को जानने के लिए कहा, लेकिन डिप्टी इंस्पेक्टर साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं दोस्त बनकर अपने दोस्त की मुखबिरी नहीं कर सकता। उन्होंने इस मामले से प्रेमचंद जी को बचाने का प्रयत्न भी किया और उनके प्रयत्न अंत में सफल हुए और प्रेमचंद जी किसी तरह इस मामले से बच गए। अन्यथा प्रेमचंद जी को राजद्रोह का यह आरोप अत्यंत गंभीर होने के कारण उन्हें जेल में भी जाना पड़ सकता था। इस प्रकार इस छोटे से प्रसंग में प्रेमचंद जी ने अपने सोजे बतक इस कहानी संग्रह को लेकर जो उन पर आरोप लगाया गया था उसका अत्यंत मार्मिक वर्णन इस भाग में किया है। तीसरे भाग में प्रेमचंद जी ने अपनी एक विचित्र बीमारी पेचिस की बीमारी के बारे में जानकारी दी है। जब प्रेमचंद जी हमीरपुर में थे उसी समय उनको इस बीमारी की शिकायत शुरू हो गई थी। प्रेमचंद जी को लगता था कि शायद देहाती जो तरकारियां हैं उन्हें खाने से ये बीमारी उन्हें लगी होगी। विशेषतः घुइया नाम की एक तरकारी वहां पर मिलती थी जिसके खाने के बाद प्रेमचंद जी के पेट में हमेशा दर्द रहता था। अजवाइन वगैरह खाकर वे अपना इलाज करते थे जिससे कुछ मात्रा में स्वस्थ भी महसूस करते। एक बार घुइया खाने से ही उन्हें दोबारा पेट में दर्द हुआ। कुछ इलाज किया, थोड़ी देर स्वस्थ भी महसूस हुआ, लेकिन अगले दिन फिर दर्द बढ़ गया और फिर उन्हें पेचिस की शिकायत होने लगी। इन्हीं दिनों वे अपने थानेदार मित्र से मिलने उसके थाने में गए। उसने रात में ठहरने और भोजन करने का आग्रह किया। उसने प्रेमचंद के लिए खास जमीकंद का सालन बनाया। प्रेमचंद जी उसे खाना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने थानेदार मित्र के आग्रह को टाल नहीं सके और उन्होंने वह सालन खा लिया। खाने के 2-2.5 घंटे बाद प्रेमचंद जी को पेट में बहुत दर्द होने लगा। 2 सोडे की बोतलें पी, तब जाकर कुछ राहत महसूस की। इस घटना के बाद उनकी यह पेचिस की बीमारी बढ़ती गई। हमेशा पेट में तनाव रहने लगा। प्रेमचंद जी ने अनेक प्रकार से इलाज किए, जो भी उपलब्ध इलाज वहां पर थे सब आजमा के देख लिए। यहाँ तक कि अनेक लोगों ने प्रेमचंद जी को विभिन्न प्रकार की सलाह दी, जिस पर भी अमल करने की कोशिश प्रेमचंद जी करते रहे। लगभग 4-5 मील चलते थे, व्यायाम करते थे, पथ्य रखते थे, औषधियां तरह तरह की खाते थे। इन सब के बावजूद भी बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, उल्टा उसका असर बढ़ता ही जा रहा था। इसी दौरान उन्होंने कानपुर जाकर कुछ दवाइयां लाई, प्रयाग से भी कुछ डॉक्टरी इलाज किया, आयुर्वेदिक इलाज भी किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था।
तो शायद प्रेमचंद जी को लगा कि यहाँ के वातावरण के कारण और यहाँ पर मिलने वाली जो चीजें हैं उनके कारण उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है। तब प्रेमचंद जी ने अपना तबादला करवाने का निर्णय ले लिया। उन्होंने तबादला करने के लिए अर्ज दिया, जिसमें उन्होंने रुहेलखंड में तबादला करवाने की मांग की थी, लेकिन उन्हें बस्ती जिले में डाल दिया गया। अब यह बस्ती जिला हमीरपुर से भी अधिक दुर्गम क्षेत्र था, जिसके कारण प्रेमचंद जी की बीमारी यहाँ आकर कम होने के बजाय और अधिक बढ़ती गई। यहीं पर उनकी मुलाकात डोमरियागंज के तहसीलदार पंडित मन्नन द्विवेदी जी से हुई, जिनसे परिचय बढ़ता गया। उनके बीच हमेशा साहित्यिक चर्चा होती रही। प्रेमचंद जी अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए काशी गए। काशी के एक हकीम से उन्होंने अपना इलाज करवाया, जिसके बाद उन्होंने कुछ स्वस्थ महसूस अवश्य किया, लेकिन जैसे ही बस्ती में फिर वापस अपनी नौकरी पर आ गए तो बीमारी फिर से शुरू हो गई। उनकी हालत फिर से उसी प्रकार हो गई। प्रेमचंद जी ने सोचा कि शायद दौरे की नौकरी के कारण यह बीमारी बढ़ रही है। तब उन्होंने इस नौकरी को छोड़ने का निर्णय कर दिया। डिप्टी इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर वे बस्ती के एक हाई स्कूल में मास्टर की नौकरी करने लगे। इसके बाद उन्हें कुछ मात्रा में स्वस्थ महसूस अवश्य हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद बस्ती से उनका तबादला गोरखपुर हो गया। गोरखपुर जाने के बाद उनकी पेचिस की बीमारी फिर से पूर्ववत हो गई। यहीं पर उनकी मुलाकात महावीर प्रसाद पोद्दार जी से हुई। महावीर प्रसाद पोद्दार जी से परिचय हो जाने के बाद उन्होंने अपनी साहित्य लेखन की ओर ध्यान देना शुरू किया। वैसे बस्ती में रहते हुए ही उन्होंने कुछ कहानियां लिखी थी, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित भी हुई थी। गोरखपुर आने के बाद महावीर प्रसाद पोद्दार जी की प्रेरणा और आग्रह के कारण ही उन्होंने उपन्यास लेखन प्रारंभ किया और हिंदी में पहला उपन्यास सेवा सदन लिखा। इसी दौरान उन्होंने 1921 ईस्वी में प्राइवेट बीए पास किया। प्रेमचंद जी के सेवा सदन को लोगों द्वारा काफी आदर सम्मान मिला, जिसी आदर के कारण उन्होंने अपना दूसरा हिंदी उपन्यास प्रेमाश्रम भी लिख दिया। पोद्दार जी की सलाह पर उन्होंने जल चिकित्सा करवाई, स्नान पथ्य आदि रखने लगे, किंतु इन सबका बुरा असर उनके शरीर पर होने लगा और शरीर दुर्बल होने लगा, पेट बढ़ने लगा, कमजोरी महसूस करने लगे। इसके बाद उन्होंने जल चिकित्सा बंद करवा दी। इसी दौरान एक दिन उनकी मुलाकात स्वदेश पत्रिका के संपादक दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी से हुई। दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी ने उनकी कमजोरी या उनकी हालत देखकर उस बारे में प्रेमचंद जी से बात की और उन्हें अपना ठीक से इलाज करवाने के लिए कहा। इस बात पर प्रेमचंद जी को काफी क्रोध आया और उन्होंने अपने क्रोध के साथ हंसकर मरने की बात कह दी, लेकिन बाद में उन्हें अपने इसी बात पर खेद भी आया कि जिस उग्रता के साथ उन्होंने दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी को उल्टा उत्तर दे दिया था, इस पर उन्हें खेद भी हुआ। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन काफी जोर पकड़ने लगा था। इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने गोरखपुर का दौरा किया था। इस दौरे में गोरखपुर के प्रसिद्ध गाजी मियां मैदान पर उनकी एक विराट सभा का आयोजन किया गया था। प्रेमचंद जी पर बचपन से ही महात्मा गांधी जी का व्यापक मात्रा में प्रभाव रहा है। जब
इस मैदान में उन्होंने गांधी जी के विचार सुने तो यह प्रभाव और अधिक बढ़ गया और प्रेमचंद जी ने आजादी के इस आंदोलन में सक्रिय सहभागी होने का निर्णय कर दिया। इसके लिए उन्होंने अपनी 20 साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और इस असहयोग आंदोलन में सहभागी हो गए। उनके साथ महावीर प्रसाद पोद्दार जी भी थे। दोनों एक देहात में एक कमरे में रहने लगे जहां पर चरखे बनाते थे और चरखे बनाकर लोगों में बांटते थे। जैसे उन्होंने यह काम शुरू किया, एक सप्ताह के बाद प्रेमचंद जी को यह महसूस हुआ कि उनकी बीमारी कम हो रही है। 1 महीने के बाद तो वे काफी हद तक ठीक भी हो गए। मल के साथ आग आना भी बंद हो गया। काफी हद तक उनकी पेचिस की बीमारी स्वस्थ हो गई और अधिक कुछ दिनों के बाद प्रेमचंद जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। इस घटना से प्रेमचंद जी कट्टर भाग्यवादी बन गए। उन्होंने सोचा कि जब तक वे अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे तब तक उनका शरीर भी इस बीमारी का गुलाम बन चुका था। जैसे उन्होंने इस गुलामी से मुक्त होने का निर्णय ले लिया तो इस गुलामी से मुक्त होते ही 9 साल का उनका यह अत्यंत जीर्ण रोग उनसे दूर हो गया, या 9 साल के इस जीर्ण रोग से भी उन्हें मुक्ति मिल गई। और यही घटना के बाद प्रेमचंद जी कट्टर भाग्यवादी बन गए। इसके बाद आजादी का वह 1921 का असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। इसके बाद प्रेमचंद जी काशी में चले गए और काशी में रहकर साहित्य सेवा करने लगे। इस प्रकार इस आत्मकथांश के तीसरे भाग में प्रेमचंद जी ने अपनी पेचिस की इस अजीब बीमारी के बारे में अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। कुल मिलाकर इस आत्मकथांश में 3 भाग है। एक उनका प्रारंभिक जीवन में आई मुश्किलें, संकट। दूसरा शिक्षा में आई मुश्किलें, संकट। तीसरा सोजे वतन के प्रसंग या सोजे वतन के लेखन के कारण उन्हें राजद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ा, तो वह एक प्रसंग। और चौथा पेचिस की बीमारी का वह प्रसंग। अब इन सभी घटनाक्रमों को अगर हम गहराई से देखें तो प्रेमचंद जी ने अपने जीवन का अत्यंत ईमानदारी के साथ अंकन किया है। जो सच है, जो वास्तविक है, जो यथार्थ है, उसे उन्होंने बेझिझक लिख दिया है। चाहे उसमें उनकी गलती हो या उसमें उन पर दोष आता हो। जैसे हमने वो अपने प्रिंसिपल से पल्पिटेशन ऑफ हार्ट की बीमारी के बारे में झूठ बोलने की बात कही हो, तो अनेक बार ऐसा होता है कि आत्मकथा लेखन में लेखक अपनी गलतियों को छिपाता है, लेकिन प्रेमचंद जी ने अपनी किसी भी गलती को अपनी आत्मकथा में छिपाया नहीं है, बल्कि अत्यंत सच्चाई के साथ, अत्यंत ईमानदारी के साथ अपने गुणदोषों को व्यक्त करने का प्रयत्न और अपने जीवन का अत्यंत सच्चाई के साथ मार्मिक अंकन करने का प्रयत्न प्रेमचंद जी अपनी आत्मकथा में करते हैं। इसी कारण लघु आत्मकथा होने के बावजूद भी प्रेमचंद जी की इस आत्मकथा का महत्व बहुत अधिक है। कला पक्ष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रेमचंद जी की भाषा सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा है, क्योंकि प्रेमचंद जी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहते थे और वे जानते थे कि अगर अधिक उच्च स्तरीय भाषा का या प्रतिष्ठित भाषा का प्रयोग करेंगे तो ऐसी रचनाएं केवल उच्च वर्ग के लिए ही लाभकारी होगी या केवल उच्च वर्ग ही उन्हें पढ़ सकता है। सामान्य लोगों को साहित्य की ओर आकर्षित करना है तो उनके लिए उनकी भाषा में लिखना आवश्यक था, और प्रेमचंद जी ने अपना समस्त साहित्य सामान्य बोलचाल की भाषा में या सामान्य लोगों की दैनंदिन की भाषा में लिखा है। उनकी आत्मकथा में भी हमें यही बात दिखाई देती है।
दूसरी ओर उनकी जो शैली है वह अत्यंत यथार्थवादी है। जो जैसा है उसे उन्होंने उसी रूप में व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। कल्पना का समावेश बहुत कम है। इसी कारण उनकी आत्मकथा एक सच्ची आत्मकथा लगती है और उसका एक मार्मिक प्रभाव जो है वह सब पर पड़ता है। इस प्रकार से प्रेमचंद जी का आत्मकथा का यह अंश है। आशा है यह आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।